नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड और हमारे खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। पहाड़ों की रानी देहरादून की वादियाँ सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने हुनर के लिए भी जानी जाती है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो देहरादून की बेटी है और जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से पूरी दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इंडियन आइडल 4 के मंच से पूरे देश को अपना दीवाना बनाने वाली हमारे आज के मेहमान सिर्फ एक बेहतरीन गायिका ही नहीं है बल्कि चीन में हुए इंटरनेशनल सिंगिंग कंपटीशन एशियन वेव में टॉप 10 में जगह बनाने वाली इकलौती भारतीय भी रही हैं। आपको ये जानकर शायद और भी हैरानी होगी कि सुरों की ये मलिका एक एयर पिस्टल शूटिंग की स्टेट चैंपियन भी रह चुकी हैं। तो आइए जोरदार स्वागत करते हैं हमारी आज की खास मेहमान मशहूर प्लेबैक सिंगर और लाइव परफॉर्मर प्रियंका नेगी जी का। प्रियंका जी, आपका हमारे मेहमान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। कैसी हैं प्रियंका जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहेंगे जिसके लिए दर्शक भी काफ़ी इच्छुक होंगे, आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में हमें बताएं। मेरी अर्ली लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं दूरदर्शन को थैंक यू करना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और ये मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपने विचार रख सकूँ और अपनी स्टोरी दोबारा से बयां कर सकूँ। जी बिल्कुल। तो मेरा चाइल्डहुड बहुत अलग अलग जगहों पे बीता है क्योंकि मेरे पापा ONGC में एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर पोस्टेड थे। अभी रिटायर हुए हैं वो कुछ साल पहले। तो इंडिया के काफ़ी जगहों से मेरी एजुकेशन हुई है। मैं साउथ में भी रही हूँ, राजमंड्री में। मैं नॉर्थ ईस्ट भी रही हूँ। फिर देहरादून आए हम लोग जो हमारा बेस है। और फिर दिल्ली से मेरी कॉलेज की एजुकेशन हुई। और अगर चाइल्डहुड मेमोरीज़ की बात करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि मैं अगर मुझे इस टेलीविज़न पे या उस मंच पे इंडियन आइडल जैसे बड़े मंच में या लाइव परफॉर्म करते हुए मेरे टीचर्स या मेरे साथ के स्टूडेंट्स मुझे देखते होंगे तो वो ये बोलते होंगे कि अरे ये वही लड़की है जो पीछे बैठती थी जिसकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी। देखिए ये तो बड़ी बात है। जो स्टूडेंट्स आजकल बोलते हैं ना बैक बेंचर्स के अंदर कोई काबिलियत नहीं होती तो उनके लिए बहुत अच्छी वो है। हाँ जी, हाँ जी। तो और मैं कैसे वहाँ तक पहुँच गई ये मैं खुद भी आज सोचती हूँ कि ये कैसे हो गया पर मैं उसका पूरा क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहूँगी जिन्होंने मेरा टैलेंट पहचाना और उसको आगे बढ़ाने में मदद की। क्योंकि पापा ONGC में थे तो ऑफिसर्स क्लब में प्रोग्राम्स होते रहते थे और वहाँ पे मुझे गाने का मौका मिलता रहता था। अच्छा, बचपन से ही आप गाते थे क्या? बचपन से मैंने सीखी नहीं थी म्यूज़िक की, कोई मैंने तालीम नहीं ली। शौक रहा होगा। हाँ जी, मेरा शौक था कि मैं बस गाने सुन सुन के उसको रिपीट करती थी, कॉपी करती थी। तो कॉपी करते करते जब मैं पहली बार स्टेज में गई, बहुत छोटी थी मैं तब, मैंने नन्ना मुन्ना राही हूँ गाया था। ये मुझे याद है, पापा का कुर्ता पकड़ के। पापा क्योंकि स्टेज का पूरा संचालन करते थे और मुझे ये लगता था उन्हें देख के कि मुझे भी स्टेज पे जाना है। पर जब मैं स्टेज पे गई बचपन में मैंने नन्ना मुन्ना राही हूँ गाया और उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर मैं ओपन अप होती गई और उसके बाद भी जब मैं स्कूल में थी। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से, देहरादून में कहाँ से स्कूलिंग करी आपने? मैं KV से ही पढ़ी हूँ। मेरा 12th तक मेरा KV ONGC में ही मेरी एजुकेशन रही है। जो अलग अलग जगहों की मैंने बात की उन सिटीज़ की, तो वहाँ पे मैं KV से ही मेरी एजुकेशन हुई। वहाँ पे प्रेयर्स होते थे, स्टेज में जाके आपको थॉट्स बोलने होते थे। मेरी हिम्मत नहीं होती थी जाने की। अच्छा, तब आप ये स्टेज में जैसे जाना स्कूल्स में होता है प्रेयर्स जो आपने बताया, तो आपने पार्टिसिपेट करती थी? आपने उसका हिस्सा होती थी? नहीं, एक डर था, फियर था। अच्छा। और हमेशा से वो फियर था कि मैं कुछ बोलूँगी तो शायद गलत हो जाएगा। वो डीप फियर था। और वो फियर मेरा मैं कहूँगी कि जब आगे मुझे इंडियन आइडल जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला उसके बाद वो फियर मैंने ओवरकम किया। उसके बाद भी थोड़ा सा था, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह हो गया था ओवरकम, बट उसके बाद भी थोड़ा फियर था। वो फिर लाइव परफॉर्मेंसेस करते करते अभी मैं
1100 से भी ज़्यादा लाइव शोज़ कर चुकी हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। देखिए, कलाकार की सबसे प्यारी चीज़ यही होती है। असली कलाकार को अगर जानना है तो असली कलाकार यही बोलता है कि अभी मुझे कुछ नहीं आता, अभी मैं सीख रहा हूँ या सीखनी है नई चीज़ें। अच्छा प्रियंका, ऐसा कुछ बचपन की कोई ऐसी मेमोरी आपके मन में हो जब आपको लगा कि संगीत ही आपकी मंजिल है? बचपन में मुझे ऐसा नहीं लगा कि संगीत मेरी मंजिल है ऑनेस्टली। अच्छा, मतलब नहीं थे आप प्रिपेयर इसके लिए? नहीं, या बिल्कुल भी कभी नहीं, थे? क्योंकि ओके। अगर मुझे ये होता तो मैं शायद क्लासिकल ट्रेनिंग लेती सिंगिंग की में। ओके। और आई वाज नॉट अ ट्रेन्ड सिंगर। ओके। ये तब हुआ जब मैं कॉलेज में थी, दिल्ली में एसआरसीसी से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। तो मैंने देखा फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो इंडियन आइडल फर्स्ट सीज़न आया था। और मन में बस एक थॉट आया कि चलो गा तो मैं लेती हूँ, जाके ट्राई करती हूँ, है ना। इंडिया गेट में ऑडिशंस थे, 50,000 70,000 लोग लाइन में लगे हुए थे। और मैंने कहा चलो क्यों ना, मतलब जाके ट्राई कर लेती हूँ। जस्ट ये थॉट आया और आप यहाँ पे चली गई। आपको कोई ऐसा सर्कल में कोई ऐसा जिसने आपको प्रेरित किया हो, आपको पुश किया हो, कोई ऐसा भी कुछ रहा हो? नहीं, वो एपिसोड था जिसमें अभिजीत सावंत परफॉर्म कर रहे थे, पहला जो सीज़न था इंडियन आइडल का। मैंने वो देखा और मैंने कहा मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे बस ट्राई करना है। सिर्फ मन में आया? सिर्फ मन में आया। ओके। और मैं ऑडिशन देने चली गई इंडिया गेट पे। लंबी लाइन सुबह से लगे हुए हैं, शाम को नंबर आया। और जब हर सिटीज़ में ऑडिशन होते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सीधा जजेस के सामने आपको खड़ा कर देते हैं। तो उसमें भी आपको 3-4 राउंड्स इनिशियली वो क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके आप जजेस के सामने जाते हैं। जो कि टेलीविज़न में ये दिखाया जाता है कि उन्होंने सबका ऑडिशन लिया। तो लेकिन उससे पहले भी इनिशियल राउंड्स होते हैं, तो वो क्लियर करते 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 तो पहला आपने दिल्ली में, पहला राउंड आपका दिल्ली में हुआ? हाँ जी, 3 राउंड्स हो गए थे दिल्ली में। 3 राउंड्स उसके दिल्ली में हो बाद गए थे? जजेस आपका ऑडिशन लेते हैं आपकी सिटीज़ में आके। ओके। तो जब वो क्लियर करते हैं तभी आप उस लायक होते हैं कि आप जजेस के सामने आके परफॉर्म कर सकते हैं। बट टेलीविज़न में ये दिखाया जाता है कि जजेस आपका डायरेक्टली हर एक का ऑडिशन ले रहे हैं। ओके। सो ये एक चीज़ थी जो मुझे नहीं पता थी, और वो जाके ही एक्सपीरियंस हुआ। फिर जजेस फिर क्या होता है कि 4 राउंड हमने क्लियर किए। फिर हमें डेट दी गई कि जजेस इस तारीख को आपके शहर में आएंगे, फिर आपका वापस से एक ऑडिशन होगा। अगर आप वो क्लियर करते हो तब आप मुंबई आने के लिए रेडी हो। वो सर्टिफिकेट देते हैं ना, यू कमिंग टू मुंबई, वो वाला सर्टिफिकेट। तो वो डेट दी गई, फिर जजेस आए और मैंने कहा अब हो गया होगा, लकीली मैं हो गई अच्छा, होंगी। फिर देहरादून आपकी सिटी में भी आते हैं, तो देहरादून भी आए थे क्या उस समय? देहरादून में भी ऑडिशन हुआ था? क्योंकि मैं उस टाइम पे बीकॉम ऑनर्स कर रही थी। मैं मेरा कॉलेज दिल्ली से था, तो मैं दिल्ली में ही मैंने ऑडिशन दिए थे। अच्छा, दिल्ली में ही ऑडिशंस दिए थे आपने? लेकिन ऑल ओवर इंडिया ऑडिशन होते हैं, हर शहर में ऑडिशंस होते हैं, और हर किसी को वो इनिशियल 3-4 राउंड निकालने पड़ते हैं जजेस के सामने आने से पहले। तो फिर वो राउंड क्लियर किए, फिर जजेस की डेट दी गई, इस दिन आएंगे। फिर उस दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी, त्रिपोली गार्डन के साइड हुआ था कहीं ऑडिशन। और सब लोग फिर वहाँ से ऑडिशन देके आ रहे, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए थे इनिशियल राउंड्स में से। उनमें से सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट होने थे जिनको वो मुंबई लेके जाते। तो सब लोग रो रो के बाहर आ रहे थे। मेरे मम्मी पापा ने कहा अब ये भी आएगी, अभी ये आएगी, अभी रोते थे बाहर। अच्छा, मतलब वो ज़्यादा होपफुल नहीं थे कि नहीं, हुआ, नहीं, मतलब नहीं थे। अच्छा, मैं भी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, यू कमिंग टू मुंबई। आई सेड ओके, दिस इज स्टिल अ ड्रीम, है ना। एंड फिर मैं पहली बार अपने दम पे बॉम्बे गई। हमें ट्रेन में लेके गए वो लोग सारे कंटेस्टेंट्स को। प्रियंका, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे मन में ये इच्छा आ रही है, मुझे लगता है दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे, जब आपका ये फाइनल जो आपके हाथ पे वो आया, कार्ड आया कि आप यू आर कमिंग टू मुंबई, उस दौरान आपने कौन सा गाना गाया था? क्या 2 लाइन आप उस गाने की गा के हमारे दर्शकों को सुनाएंगे, ताकि वो मेमोरी रिकॉल हो, हम भी उस अनुभव को आपके जाने? हाँ, बिल्कुल। ऐसा कुछ मैं भी अभी इनफैक्ट आपसे बात करते हुए उस मोमेंट को जी रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ पे हूँ।
2 गाने मैंने गाए थे वहाँ पे, एक ये इश्क हाय और एक और गाना था आवारा भंवरे। ओके। हाँ, तो मैं आवारा भंवरे सुनाती हूँ आपको। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, कोयल के कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर की छाए छाए, नदियों में लहरें आए, बल खाए छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए, गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल, सुन सारे गामा पाधानी सारे। वाह वाह प्रियंका, बहुत प्यारी आवाज़ है, मानो साक्षात सरस्वती आपके भीतर विराजमान है। प्रियंका, आपने रियाज जो आप करती हैं, आप सेल्फ प्रैक्टिस करती हैं, आपके कभी कोई गुरु नहीं रहे, आपने जैसे आपने बताया आपने संगीत सीखा भी नहीं, तो जब आपका ऑडिशन भी क्लियर हुआ तब भी आपकी सेल्फ आप प्रैक्टिस करके ही आपने उसको क्लियर करा है सारी चीज़ें? तो ये ऐसा था कि इंडियन आइडल 1 मैंने देखा, जिससे मैं इंस्पायर हुई कि मुझे भी जाना है। इंडियन आइडल सीज़न 3 में मैंने ऑडिशन दिया, जिसमें मैं बॉम्बे के राउंड्स में आके टॉप 40 तक गई ओवरऑल, लाइक टॉप 40, आई वाज अमंग टॉप 40। इंडियन आइडल 3 में भी आपने ऑडिशन दिया, हाँ लेकिन जी। आप फाइनल जो पहुंची थी फाइनलिस्ट में, वो इंडियन आइडल 4 में पहुंची थी। ऑलराइट। तो जो मुझे इंस्पिरेशन मिली और मुझे लगा कि अब संगीत ही, इसी में मुझे करना है सब कुछ। हाँ। वो जो आप पूछ रहे थे ना चाइल्डहुड मेमोरी है, तो वो चाइल्डहुड की नहीं थी, वो इंडियन आइडल 3 के बाद हुआ। जब मैं टॉप 40 में आके एलिमिनेट हुई, तब मुझे लगा कि मैं वापस से ऑडिशन देने जाऊंगी अगले साल। अच्छा, तब आपने डिसाइड किया कि म्यूज़िक को ही आपको अपना करियर बनाना है? मुझे ये नहीं पता था करियर बनेगा कि नहीं बनेगा म्यूज़िक में, पर ये था शॉर्ट गोल्स। तो शॉर्ट गोल ये था कि अगले साल मुझे तैयारी करके जाना है, क्योंकि आइडल 3 में मैं अगर टॉप 40 तक पहुंच सकती हूँ बिना तैयारी के, तो नेक्स्ट सीज़न में शायद और भी अच्छा करूँ। लेकिन फिर भी डाउट था, फिर इतने सारे लोग, इतना सारे राउंड्स क्लियर करके क्या होगा, मतलब कैसे पहुंचूंगी मैं। बट स्टिल आई गिव इट अ ट्राई। फिर कॉलेज में ही थी, आई रिमेंबर पापा आए थे मुझसे मिलने, और पापा ने पूरा DU छान मारा था एक म्यूज़िक टीचर को ढूंढने के लिए, जिनसे मेरी ट्रेनिंग होती। और वी केम अक्रॉस गुरुजी श्री अनिरुद्ध पांडे जी, जिन्होंने आगे मुझे संगीत की तालीम दी। फिर मैंने लाइट क्लासिकल सीखा। 1 साल मैंने, आई वुड से कि कॉलेज बंक कर करके मैं वहाँ जाती थी उनके इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए, क्योंकि मुझे अगले साल वापस से जाके आपको तैयार करना था। एग्जैक्टली, मुझे वापस जाके ऑडिशन देना था। तो मैंने सीखा, और फिर वापस जब वही सब हुआ, वही सब रिपीट, इनिशियल राउंड क्रॉस होते गए, जजेस के सामने आई, दिल्ली से ही ऑडिशन दिया। अन्नू मलिक जी थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया, अरे तुम लास्ट सीजन में भी आए थे राइट, इस बार तैयारी करके आए हो। तो ही रिमेंबर्ड कि मैं सीखी भी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि इस बार सीख के आए हो, मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद जो मैंने परफॉर्म किया, मुझे खुद लग रहा था कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था। देन आई रियलाइज्ड कि प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी के भी लिए भी। और उसके बाद फिर मैं फाइनलिस्ट रही इंडियन आइडल 4 में, और उसके बाद तो फिर सब बदलता गया, और लाइफ ही बिल्कुल बदल गई, लाइफ पॉइंट था, बिल्कुल लाइफ बदल गई। क्लियर दिखने लग गया कि हाँ अभी यही मेरी लाइन रहने वाली है। प्रियंका, इंडियन आइडल 4 में आप रही हैं, टॉप 10 तक भी आप रही हैं। उस दौरान जो आपने परफॉर्मेंसेस दी, काफ़ी सारी देनी होती हैं, है ना, कॉन्टेस्टेंट्स को। कोई यादगार, कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो आपके दिल में रह गई हो, आपके बहुत दिल के करीब हो, हमसे साझा करें? उसमें गाए हुए 1-2 गाने हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जो जजेस को भी बहुत अच्छे लगे थे। एक गाना है ओ मेरे सोना रे सोना, तो वो गाया था मैंने। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे ज़रा देर से जाना,
हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे ज़रा देर से जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। वाह, बहुत खूब प्रियंका। प्रियंका, जैसे आप इंडियन आइडल में आप रही हैं, इतनी काफ़ी सारी चीज़ें आपने वहाँ पे अनुभव करी होंगी। उस प्रतियोगिता से आपने क्या सीख प्राप्त करी अपनी लाइफ में, जिसको आप अभी भी फॉलो करती हैं? मैं ये कहूँगी ओवरऑल इस इंडियन आइडल से हो, चाहे उसके बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई लाइव शोज़ की, लाइव परफॉर्म करना इतने सारे लोगों के सामने जाके, चाहे वो प्लेबैक सिंगिंग की बात हो कि स्टूडियो में जाके गाना डब करना, या आप लाइव परफॉर्म कर रहे हो? एग्जैक्टली और चाहे वो मुंबई में रहने की इटसेल्फ बात हो, तो मैंने सीखा कि डिसिप्लिन क्या होता है, मैंने सीखा प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, मैंने सीखा कि हार्ड वर्क क्या होता है और पेशेंस क्या होता है। वाह। एंड अभी जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी, आपने बताया कि आपके अंदर एक फियर था, एक डर था, है ना, कि मैं स्टेज में जाऊंगी तो मैं, वो डर था कि मैं कैसे पब्लिक को फेस करूंगी। ये स्कूल टाइम से आपके अंदर ये था। इस फियर से आपने कब आउटकम पाया, एंड वो अनुभव हमें बताएं, क्योंकि आज भी कई सारे युवा हैं, है ना, जिसे बोलते हैं कि पढ़ाई की तरफ तो ठीक है, आपको पढ़ना तो है ही है, लेकिन आज का समय है प्रियंका जो बदल चुका है, और आप उसकी साक्षात हस्ताक्षर हैं कि आपके अंदर अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, स्पोर्ट्स में है, आप कहीं भी जाना चाहते हैं, किसी में अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो वो फियर जो अंदर रहता है ना, कई बार वो रोकता है। तो उस फियर से कैसे ओवरकम करें, और आपने कैसे ओवरकम उससे किया? जैसा कि मैंने कहा कि मेरा फियर धीरे धीरे ओवरकम हुआ है। उस फियर को बार बार फेस करके मेरा फियर कम हुआ है। मतलब फेस करना चाहिए। बिल्कुल, फेस करना ही पड़ेगा। भागना नहीं है, पीठ नहीं दिखाना है। नहीं, तब तो कुछ नहीं हो सकता। पर आप जिस चीज़ से भागते हो उसको आप फेस करते रहो, करते रहो, करते रहो। थोड़ा डर लगेगा शुरू में, फिर थोड़ा कम लगेगा, उसके बाद वो चीज़ बहुत नेचुरल हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही है, अपने डर से भागना नहीं है, उसका सामना करना है ना। हाँ जी। प्रियंका, आप वर्ल्ड वाइड शो भी करती हैं, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, आप लाइव कॉन्सर्ट्स भी करती हैं। आपकी सिंगिंग का एक अलग ही प्रभाव लोगों पे दिखता है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप चाइना में आयोजित हुए एशियन वेव में भी आपने पार्टिसिपेट किया, जहाँ टॉप 10 में आपने जगह बनाई और भारत का प्रतिनिधित्व किया। इतने बड़े मुकाम पे जाकर आपको कैसा लगा था, क्या अनुभव था, और वहाँ से आपके जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए वो क्या कुछ थे? बहुत प्राउड फील होता है जब मैं उस मोमेंट को याद करती हूँ, जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे सारे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट के सामने उनके साथ compete कर रही थी। तो उसमें ऐसा था कि चाइना शंघाई में हुआ था ये एशियन वेव नाम का सिंगिंग कंपटीशन, जहाँ पे एशिया के सारे टॉप सिंगर्स, परफॉर्मर्स, वो सब compete करने के लिए आए थे एक दूसरे के साथ। और कुछ ग्रुप्स में आए थे compete करने के लिए, कुछ डुओ में आए थे, कुछ सिंगल सोलो आए थे। आप कैसे थी? मेरे साथ एक और मेरे फ्रेंड है, वो सिंगर ही हैं, भाविन धानक। हम दोनों डुएट परफॉर्मेंस के लिए वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे भी हमने राउंड्स क्लियर किए। और बहुत प्राउड फील होता था ये सोच के कि हम इंटरनेशनल, इतने बड़े इंटरनेशनल स्टेज पे है जहाँ पे हम हिंदी में गा रहे हैं, हम इंग्लिश में गा रहे हैं, हम उनकी लैंग्वेज में गा रहे हैं। तो अच्छा, उनकी लैंग्वेज में भी आपने गाया था उस वक्त? क्या उस वक्त गाया था, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था प्रिपेयर करना। हम मतलब वो वही लिखते थे कि ओके ये कैसा साउंड कर रहा है, तो अपने हिसाब से लिखें उसको, उसके बाद फिर सुन के उसको रिहर्स करें। तो चाइना के जो जजेस थे वो लोग तो बहुत खुश हुए हमें उनका लैंग्वेज का गाना सुन के। अच्छा, हिंदी को कितना या बॉलीवुड को कितना वो समझते हैं? अगर आपने वहाँ पे रही तो आपने जो कुछ उस वक्त अनुभव किया वो कैसा था? हमने एक गाना गाया था वहाँ पे बॉलीवुड का, ये सुबह होने ना दे। ओके। तेनू मैं लव करदा
बेमतलब करदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए साडी तो देसी है अदा साडी ते हो जानी फिदा मौका मिला है अभी फिर ना होगा ये कभी सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो ओ ओ ओ ओ। तो जैसे हम झूम रहे हैं ना, जैसे मैं झूम रही हूँ गाते गाते, आप भी झूम रहे हो, ऐसे वो जजेस तो ऐसे डबल स्पीड में झूम रहे थे इस गाने को सुन के। तो उनको इतना पसंद आया था ये गाना। और बाकी कंटेस्टेंट भी जो समझते नहीं है हिंदी लैंग्वेज, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे इस गाने को। क्योंकि संगीत जो है ना, वो धुन और जो ताल है ना, मे बी वो सबसे एसेंस है संगीत का। बिल्कुल, है ना। संगीत प्रियंका, तो आपका अनुभव मतलब वो अच्छा रहा एशियन वेव वाला, उसमें आपने भारत का प्रतिनिधित्व करा और टॉप 10 में भी आपने अपनी जगह बनाई। और अभी आप जो रियाज़ है आपका, वो कैसा चलता है और कितना समय अपने रियाज़ को आप दे पाती हैं प्रियंका? मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं एवरी डे रियाज़ करूँ। एवरी डे मैं कुछ ना कुछ, या तो अगर मैं रियाज़ भी नहीं कर पाती तो कोई गाना सुनूं और उसको प्रिपेयर कर लूँ। तो ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा से। उसके वजह से आई थिंक 2010 में इंडियन आइडल हुआ था, आज 2026 है, और मैं अभी भी लाइव शोज़ कर रही हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस प्रैक्टिस का असर है जो रहा है, कभी टूटा नहीं है बीच में। ओके, तो नियमित आप अभ्यास करती है, रियाज आपका नियमित रहता है। अच्छा, जब आप देहरादून में अपने घर में होती हैं, फ्री टाइम में आपको क्या करना पसंद है प्रियंका? मैं जब घर में होती हूँ, अगर संगीत के अलावा आपको जानना चाहें, आप संगीत के अलावा क्या करती है, आपको क्या पसंद है? संगीत के अलावा ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो कोविड के बाद मेरे साथ घटी। मैं मुंबई में 8-9 साल रही हूँ और फिर कोविड टाइम पे मैं देहरादून आ गई। और देहरादून, अब कोविड में तो आपको पता है कि सब घर के अंदर ही बैठे थे, किसी का कुछ काम नहीं चल रहा था। सब लोगों को मतलब फोर्सफुली, मुझे लगता है कोविड बहुत सारे चेंजेस लेकर आया है लोगों की लाइफ में, और बहुत, मैं ये कहूँगी बहुत पॉजिटिव तरीके से भी चेंजेस लेकर आया है और नेगेटिव वे में भी लेकर आया है। बट वो जो एक टाइम था, वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने यूटिलाइज किया हो अपने अंदर जाने की जो जर्नी होती है, मैं उसको आध्यात्म नहीं बोलूँगी कि बहुत इजीली लोग उसको आध्यात्म वर्ड को यूज़ कर देते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि हाँ, एक जर्नी जो आपको खुद से मिलाती है। तो वो जर्नी मेरी पहाड़ों में रह के, देहरादून में रह के शुरू हुई। तो आप समझ सकते हैं कि देहरादून मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब आपने सेल्फ एनालाइज किया, खुद को जाना, हाँ जी, खुद को समझा, वो कोविड वाला दौर था, आप बता रहे हैं। बिल्कुल। ओके, क्योंकि फेम क्या है ना, फेम बहुत खूबसूरत चीज़ है, पर वो एक चैलेंज के साथ आती है। फेम तब तक, जब तक आपके लिए तालियां बज रही है, तब तक फेम आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिस दिन वो तालियां रुक जाएगी, उसके बाद क्या, उसके बाद का जो वो है कि क्या आप खुद को एक्चुअली समझते हो कि नहीं समझते हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसमें फिर खो जाना या उसमें टूट जाना, बह जाना बहुत ईजी है फिर, जब वो चीज़ नहीं मिलती आपको। लेकिन उस समय खुद को मेंटेन करना, और जब वो था तब आपने मेंटेन किया, अब नहीं है तो क्या? उसके बाद बहुत बड़ा मुझे लगता है प्रेशर रहता होगा कलाकारों के ऊपर खास तौर से। तो आप इस चीज़ को कैसे संभालती हैं और आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? तो जो मेरा टाइम गया उसके बाद, वो मेरा योग, मेडिटेशन और साउंड हीलिंग, ये सब सीखने में गया। तो ये मैंने काफ़ी जगहों से सीखा। योगा सीखा मैंने, अष्टांग योगा की टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया। और फिर ये हुआ था हिमाचल में। और फिर उसके बाद मैंने ऋषिकेश से साउंड हीलिंग सीखा 2 बार, और मेडिटेशन सीखा, ब्रेथ वर्क सीखा। तो संगीत के साथ साथ ये चीज़ें भी मेरी लाइफ में जुड़ती गई, जो कि अब मेरी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। वो ऐसे है कि जैसे मैं खुद से मिली हूँ कोविड टाइम पे, और वो सफ़र कंटिन्यू चल रहा है, तो अब मेरा ये गोल है कि लोग भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करें।
बिल्कुल। so प्रियंका, much. समय की कमी है, जी। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें इन बिटवीन कि आप एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ आप एयर पिस्टल शूटिंग की स्टेट चैंपियन भी रह चुकी हैं। उस जर्नी के बारे में हमें बताएं। और जब आप एयर पिस्टल शूटिंग आप में आप स्टेट चैंपियन भी रही, आप उसको भी अपना करियर बना सकती थी प्रियंका, लेकिन आपने संगीत और अब आप और चीज़ों में भी आप खुद को इंडल्ज कर रही हैं। जी। तो उस अनुभव के बारे में हमें बताएं। उसके बारे में ये जो पिस्टल शूटिंग मेरी लाइफ में तब आया जब मैं बिल्कुल 12th क्लास में थी। तो ये शौक था या जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि कुछ सीखना है, जी, तो ऐसा कुछ था क्या? कैसे आप इस सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो रहे हैं वो दुनिया की लिए लेजेंड है, पर जिन्होंने दुनिया के लिए वो लेजेंड है जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड से उनको नवाजा गया है। लेकिन मैं उन्हें भैया कहती हूँ, जसपाल राणा जी। जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हुआ। बहुत बड़ी क्षति है वो सबके लिए। जी। तो वो दुनिया के लिए तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे ही, लेकिन हमारे लिए भी बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, क्योंकि मैंने पहली बार पिस्टल उन्हीं के साथ उठाया था। उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने और जो उनके फादर है मेरे फूफा जी, श्री नारायण सिंह राणा जी, जो कि पूर्व खेल मंत्री भी रहे हैं, तो उनके गाइडेंस में मैंने और मेरी सिस्टर ने पहली बार गन उठाई थी, और उनके शूटिंग रेंज में, पौंधा में जो उनका शूटिंग रेंज है, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था। और वो ट्रेनिंग जो है मेरी कॉलेज तक चली। फिर कॉलेज के बीच में ही फिर म्यूज़िक आ गया, इंडियन आइडल आ गया, तो मेरी लाइन बिल्कुल फिर बदल गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि देखिए दोनों ही जो स्पोर्ट्स है या संगीत है, बहुत कॉमन चीज़ है कि दोनों में ही मेहनत लगती है, दोनों में ही अभ्यास लगता है। पर आपका एक वो होता है ना, आत्मिक घर क्या है, तो संगीत मेरा आत्मिक घर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ए आर रहमान जी के साथ गाना भी आपका एक सपना है, बहुत बड़ा सपना है आपका कि आप ए आर रहमान जी के साथ गाएं। उस सपने के बारे में थोड़ा बताएं हमें। मेरे ख्याल से हर किसी म्यूजिशियन का ये सपना है, सिंगर का ये सपना है कि वो ए आर रहमान जी के साथ गाए, उनके साथ स्टेज पे परफॉर्म करे। मेरा भी सपना है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो सपना पूरा होगा तो मुझे 5 मिनट लगेंगे पहले ना उसको रियलाइज़ करने के लिए कि मतलब आई विल टेक माई टाइम टू सिंक इन की मतलब क्या ये सच में हो रहा है। और मुझे लगता है कि आप अगर सोचते हो और मेहनत करते रहते हो तो वो होता ही है। सपने आप सपने के पीछे भागना छोड़ दोगे, सपने अपने आप आपके पास आ जाएंगे। जी जी, भागना छोड़ दें बस। हाँ जी, है ना, सपने को के लिए खुद को तैयार करें। बिल्कुल। जाते जाते हमारे युवा जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगी? उनके लिए आपकी क्या राय है? मैसेज मेरी ये राय होगी कि आप मेहनत करते रहिए। मतलब आप सपने देखना बहुत अच्छी चीज़ है, जो हम सपनों की बात कर रहे थे, लेकिन आप मेहनत करते रहो उन सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन ये भी आप समझो कि उसमें आप फेल भी होगे, आप रोओगे भी, आपका दिल भी टूटेगा, लेकिन अगर आपके दिल में ये स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है, ये फीलिंग है कि मुझे ये करना है, करते रहना है नो मैटर व्हाट, तो आप ज़रूर अपने सपनों को अपने तक अट्रैक्ट कर पाओगे। आप किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें, कंपेयर ना करें अपने आप को किसी से, क्योंकि दुनिया आपको देखना चाहती है, आपकी कॉपी नहीं देखना चाहती। दुनिया को आपकी ज़रूरत है, आपकी ओरिजिनलिटी की, आपकी ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत है। तो अपने आप को पहले पहचानिए, अपने कला को साधते हुए अपने आप को पहचानिए। उसके लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं जो कि हम बात कर रहे थे, जिसकी आपको जो भी मीडियम पसंद है आप उसको साथ में लेके अपने कला को साथ में रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए, अपने पे फेथ रखिए।
वाह, बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज प्रियंका। बहुत प्यारी बात आपने कही कि कंपैरिजन को छोड़े, है ना, खुद पे विश्वास रखिए और खुद को उस चीज़ के लिए, अपने सपने के लिए तैयार करके रखिए। प्रियंका, आप कार्यक्रम में आई, हमारे मेहमान में आप आई, आपने अपनी जर्नी साझा करी, अपने अनुभव साझा करे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून की बेटी, इंडियन आइडल 4 की फाइनलिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने वाली और अपने संघर्ष और मेहनत से लाखों युवाओं को प्रेरित करने वाली प्रियंका नेगी जी हमारे मेहमान में। आपका साथ पाकर हमें बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य और संगीत यात्रा के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं प्रियंका जी। तो दर्शकों, हमारे मेहमान में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत और एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी हिना जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।